जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 77। आज के लेक्चर में क्विज़ नहीं है हमारा, जैसा आपको ग्रुप में अनाउंस कर दिया था हमने। आज हम कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे एक चैप्टर 14 का रोल ऑफ आईटी सिक्योरिटी, और फिर चैप्टर 15 स्टार्ट करना हमने, जो कि साइबर सिक्योरिटी के कंसेप्ट से रिलेटेड है। इसमें चैप्टर 14 आपको पता है, इसमें कुछ उसने हमें बेसिक्स कंसेप्ट्स के बारे में स्टडी की, बताया, कुछ एग्जांपल्स दी हैं सिक्योरिटी के वाले से। चैप्टर 14 है ना जो आज हम एंड कर रहे हैं। तो जो अब इसकी जो फर्दर टेक्निकल एग्जांपल्स और डिटेल्स है वो हम इस चैप्टर 15 में स्टडी करेंगे। तो पहले चैप्टर 14 का लास्ट कंसेप्ट था हमारा, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में ओवरव्यू लिया था उसका। उसमें कुछ कंसेप्ट्स को डिटेल में स्टडी किया था। ऐसा ही है, आइए ज़रा इस कंसेप्ट को हम कंप्लीट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारा था वो है, अच्छा उससे पहले मुझे बताइए, आप लोगों के ग्रुप में हमने माइंड मैप शेयर किए हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, वो आपको मिल गए हैं? आपने देख लिया? ओके, चलिए ठीक है। उसमें सारे कंसेप्ट्स की हेडिंग्स भी हैं और फिर उसके साथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी है जिन जिन कंसेप्ट्स की ज़रूरत थी। तो यूँ समझ लीजिए कि जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लेना है तो फिर आपने याद वहीं से कर लेना है माइंड मैप से। अगर आप सिर्फ माइंड मैप से भी याद कर लें तो वो आपकी तैयारी उस चैप्टर की इंशाल्लाह अच्छे तरीके से करवा देगा। चैप्टर तो रीड करना ही है। जैसे मैंने पूरे सेशन में आपको ये कहता रहूँ कि आपने हेडिंग्स को याद करना है, ऐसा ही है ना? तो अब हेडिंग्स को आपने याद कर लिया होगा, अब उसकी रिवीजन के लिए आपने फिर माइंड मैप को यूज़ करना है। इसमें आपकी हेडिंग्स भी रिवाइज हो जाएंगी और उसके जो नेसेसरी कंसेप्ट्स है आगे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वो भी हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, कुछ चैप्टर में थोड़ा सा वो लेंथी हो गया ज़्यादा, जैसे चैप्टर 2 आपको पता चैप्टर ही लेंथी है और कुछ एक्सप्लेनेशन भी ऐड की है, लेकिन पर्पज़ यही है कि आखिरी दिनों में जब आपके आखिरी 8-10 दिन हो, आप सिर्फ माइंड मैप को तैयार कर लें इसको, तो फिर इंशाल्लाह आपके सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन रीडिंग करनी है चैप्टर्स के साथ साथ, ठीक है? वो माइंड मैप्स रिवीजन पर्पज़ के लिए हैं, प्रिपरेशन पर्पज़ के लिए नहीं है। दोनों में फ़र्क है ना? प्रिपरेशन क्या है? आपने सारे कंसेप्ट्स को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि उसमें जब कुछ एक्सप्लेनेशन होगी तो सिर्फ ब्रीफ होगी। आपने अगर ऑलरेडी वो कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ तो अंडरस्टैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि इस जगह पे ये जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं इनका कंटेक्स्ट है, क्यों इस्तेमाल हुए हैं। चलते हैं रोल ऑफ आईटी सिक्योरिटी। आईटी सिक्योरिटी का रोल क्या है वो हमें बता रहा है, और असल में रोल नहीं, वो हमें कोर एलिमेंट्स बता रहा है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रॉन्ग आईटी सिक्योरिटी सिस्टम यूज करना चाहते हैं तो आपके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, किस तरह के कंट्रोल्स आप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जितनी एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में, तो याद रखिएगा कि वो सारी की सारी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल हो, ये लाजमी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं तकरीबन आईटी सिस्टम हर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन की आईटी पे डिपेंडेंस एक जैसी नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंडेंस कम है, जैसे रिटेलर्स हैं, वो नॉर्मली सिर्फ बुक कीपिंग पर्पजेज के लिए आईटी सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनकी आईटी पे डिपेंडेंस ज़्यादा है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ठीक है, इन्होंने ऐसा सिस्टम लॉन्च करना है जिसमें सिर्फ इनका इंटरनल यूजर्स ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल यूजर्स भी इसको यूज कर सके, और उसमें डाटा भी रियल टाइम बेसिस पे अपडेट हो रहा हो, और उसमें चांस ऑफ एरर भी मिनिमम हो। ठीक है, तो इसीलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन आईटी सिस्टम पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, उनके लिए सिक्योरिटी फीचर उन्हें ज़्यादा इंक्लूड करने पड़ेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंडेंस आईटी सिस्टम पे कम है, उन्हें अपने सिक्योरिटी फीचर्स हो सकता है कि थोड़े नीड के लिहाज से कम इस्टेब्लिश कर लें। ठीक है, बहरहाल हम तो सारे स्टडी करेंगे, वो फिर सिचुएशन के लिहाज से आपने डिसाइड करना है कि कौन से सूटेबल हैं किस सिचुएशन में। तो कुछ ओवरव्यू तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ले लिया था, इसका कुछ हमने एग्जांपल भी डिस्कस कर ली थी, लेकिन चूंकि उसको एक दिन गुजर गया है तो उम्मीद है कि हस्बी आदत आप उसमें से काफ़ी चीज़ें भूल चुके होंगे। ऐसा ही है? कितने स्टूडेंट्स ने घर जाके लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 को रीड किया? चलें, अच्छी बात है, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रीड किया, अच्छी बात। आइए ज़रा इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल सिस्टम।
एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं? ये ऐसे कंट्रोल सिस्टम होते हैं जो कि अनऑथोराइज्ड पर्सन को हमारे एसेट्स के करीब आने नहीं देते। ये एक्सेस कंट्रोल असल में दो तरह के हैं। एक लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है उनको, कि जिसमें कोई पर्सन हमारे डाटा को, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस ना कर सके, उस तक उसकी पहुंच ना हो सके। और एक होते हैं फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, कि फिजिकली कोई हमारे एसेट्स के, कंप्यूटर्स के करीब ना जा सके। ठीक है, लोग हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर है, हार्ड ड्राइव है, नेटवर्क केबल्स वगैरह, इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिजिकली भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। भैया आगे फॉर एग्जाम्पल आग लगा दें सर्वर रूम में, डिस्ट्रॉय कर दें उसको, हार्ड ड्राइव निकाल के ले जाएं। ठीक है, फिजिकली भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इवन वो अदर कंट्री में बैठे होंगे किसी, और वहां से एक्सेस करके हमारे सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल दोनों को हमने इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ पे जो एग्जांपल आपको बता रहा है वो सिर्फ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की बता रहा है, कि यानी आपने करना क्या है, हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हमारा डाटा है, उसको आपने सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को या जो भी ऑथोराइज्ड यूजर है उनको एक्सेस प्रोवाइड करनी है, पहला असूल। तो बताइए ये कैसे इंश्योर किया जाता है? लॉगिन पासवर्ड के जरिए से। तो पहला बेसिक कंट्रोल आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करने के लिए लॉगिन पासवर्ड चाहिए होता है। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक कंट्रोल है, वो उससे अगली बात कर रहा है। वो ये बात है, वो कह रहा है जब आप लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड देंगे, क्या हर यूजर नेम पासवर्ड जो एम्प्लॉय को दिया गया है, हर एम्प्लॉय को एक जैसे राइट्स देने चाहिए? नहीं, यहां पे वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो राइट्स हैं ये क्या होने चाहिए? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, कि जॉब के लिहाज से एक्सेस प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर कोई सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसे एक्सेस सिर्फ सेल्स सिस्टम की होनी चाहिए, परचेज वाले को परचेज की होनी चाहिए सिर्फ। यह है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स। ठीक है, जैसे आप लोगों को अगर एलएमएस की एक्सेस है आपके पास, आपको यूजर नेम पासवर्ड दिए गए हैं, आपके पास एक्सेस सिर्फ किस चीज की है? लेक्चर को वॉच कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और टेस्ट अपलोड कर सकते हैं, बस इसके अलावा नहीं। लेकिन जो टीचर है इनके पास क्या एक्सेस है? इनके पास एक्सेस है कि ये टेस्ट को, जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर, उसको क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेक्चर प्लान इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लेक्चर वहां पे अपलोड करने की एक्सेस है वो टीचर के पास भी नहीं है, वो एडमिन वालों के पास है। कोई नया कोर्स क्रिएट करना है, उसमें डेली बेसिस पर लेक्चर अपलोड करने हैं, तो ये हर एक कोर्स की जॉब के लिहाज से, जरूरत के लिहाज से एक्सेस देना, ये कहलाता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसका भी एक समझिए एडवांस वर्जन है। वो एडवांस वर्जन क्या है? एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ये है कि आपने लॉगिन पासवर्ड तो दिया, अब देखिए रिस्क है। रिस्क क्या है? कि हो सकता है कि ये यूजर नेम पासवर्ड कोई हैक कर ले। मतलब हमारा फर्ज कीजिए जो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, वैसे तो उनके अपने कंट्रोल स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आपको पता है हैकर्स भी एक से बढ़ के एक बैठा है। हो सकता है हमारे किसी भी पर्सन का अकाउंट वो हैक करके यूजर नेम पासवर्ड खुद यूज कर ले, यूजर नेम पासवर्ड वो खुद यूज कर ले। तो फिर हम इसको मजीद एडवांस कैसे बना सकते हैं? एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल से। जैसे इसमें क्या रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कर लें हम, कि जैसे जो टीचर है उसका ये यूजर नेम पासवर्ड है और ये उसके एक्सेस राइट्स है, ये तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में डिसाइड हो गया। अब साथ में एक एडिशनल कंडीशन लगा दी जाए, क्या? अगर तो पाकिस्तान के नेटवर्क से इसको एक्सेस किया जाता है तो फिर तो इसको एक्सेस अलाउ कर दे। अगर पाकिस्तान से बाहर किसी नेटवर्क से इसको एक्सेस किया गया है, आपको पता है एड्रेस होता है नेटवर्क, बाहर एक्सेस किया गया, उस वक्त इसकी एक्सेस को ब्लॉक कर दिया जाए। या ये ऐड कर दिया जाए कि जी अगर तो 9 to 5 इस लॉगिन किया गया है तो उसको एक्सेस प्रोवाइड की जाए। शाम 5 बजे के बाद अगर ये लॉगिन पासवर्ड एंटर करने की कोशिश करते हैं, एक्सेस प्रोवाइड ना की जाए। हालांकि यूजर नेम पासवर्ड वही है, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिक है, आपने क्या किया? एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर दी। यह है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, इसमें कुछ फर्दर कंडीशन आप ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें टाइम की कंडीशन भी हो सकती है, लोकेशन की भी, डिपार्टमेंट की भी, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा लेयर है। एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल समझ आ गया आपको? भाई बताइए, क्लियर हो गया? एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब? एक्सेस कंट्रोल की दो टाइप्स, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल डन, एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल डन। आगे चले, लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल। लीस्ट, देखिए एक असूल, अथॉरिटी जो होती है ना, अथॉरिटी, उसके साथ जिम्मेदारी आती है। नॉर्मली
हिस्ट्री हमें ये बताती है कि अगर किसी पर्सन के पास ज़रूरत से ज़्यादा अथॉरिटी या पावर हो तो अक्सर वो उसको मिसयूज़ कर सकता है। नॉर्मली भी यही रूल है, आईटी में भी वो यही कहते हैं आपने हर पर्सन को रोल के लिहाज से एक्सेस दी है, यानी सेल्स वाले को सेल्स सिस्टम की एक्सेस हो, परचेज वाले को परचेज की हो, बिल्कुल ठीक किया आपने। लेकिन एक मजीद कंसेप्ट ज़हन में रखिएगा, सेल्स सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें एम्प्लॉयज भी होंगे, फॉर एग्जांपल वो हमने कंसेप्ट पढ़ा था डाटा स्टीवर्ड भी होंगे और डाटा ओनर्स भी होंगे। क्या है सेल्स सिस्टम के अंदर डाटा स्टीवर्ड भी है, डाटा ओनर भी है? क्या डाटा स्टीवर्ड को डाटा ओनर के एक्सेस या उसके राइट्स भी उसमें इंक्लूड कर देने चाहिए कि अगर डाटा स्टीवर्ड कभी नहीं आया सीनियर तो जूनियर ही उसके सारी अप्रूवल कर दे? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। वो कहता है कंसेप्ट है लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल। ये मिलता जुलता है रोल बेस से, लेकिन उसकी थोड़ी रिफाइंड शक्ल है। यानी हर पर्सन को ऊपर क्या कह रहा है, हर पर्सन को उसके रोल के लिहाज से एक्सेस दो। जो सेल्स वाला सेल की एक्सेस, परचेज वाला परचेज की एक्सेस। लीस्ट प्रिविलेज का कंसेप्ट क्या है, सेल्स वाले में आपने जिन लोगों को एक्सेस दिया सिर्फ सेल की, तो इसका मतलब रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पूरा हो गया। अब जूनियर को सिर्फ जूनियर वाली चीजें देनी है आपने, यानी उसका काम करने के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं सिर्फ और सिर्फ उतनी, एक चीज उससे एक्स्ट्रा नहीं। जो किसी चीज पर्सन के लिए रेलिवेंट नहीं है जॉब, उससे रिलेटेड आपने उसको एक्सेस भी प्रोवाइड नहीं करनी। लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल क्या है, आपने हर जो जूनियर टीम मेंबर हैं आपके, उनको अपने काम के लिहाज से जो जो टास्क देने हैं उन्हीं की एक्सेस प्रोवाइड की जाए। जैसे एलएमएस की एग्जांपल मैंने दी, तो उसमें हमारे टीएस का अकाउंट भी क्रिएट होता है, उनके भी एक्सेस राइट्स है, ठीक है। अच्छा, वो एलएमएस एक्सेस राइट्स में लिखा गया है, एलएमएस को तो एक्सेस कर सकते हैं, कॉलेज के जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये कौन सा वाला कंट्रोल पूरा हुआ, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। लेकिन जब इनका अकाउंट क्रिएट किया गया, इनको राइट्स स्टूडेंट से ज्यादा दिए गए लेकिन टीचर से कम दिए गए। जैसे ये टेस्ट खुद क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट ने जो टेस्ट अपलोड किया है उसको चेक कर सकते हैं, उसमें मार्किंग कर सकते हैं, तो इनको सिर्फ उसका राइट दे। क्या टीए को आपके ख्याल में टेस्ट क्रिएट करने का, टेस्ट अपलोड करने का राइट होना चाहिए जो कि टीचर के पास है? इसका जवाब है, अगर उनके जॉब रोल में ये बात शामिल नहीं है टेस्ट क्रिएट करना, तो आपने उसके अकाउंट पे ये एक्सेस राइट कभी भी नहीं देना। इन शॉर्ट, हर बंदे को ऊपर कह रहा है हर बंदे को अलग अलग राइट दो, नीचे क्या कह रहा है, सिर्फ उतने राइट्स दो मिनिमम जितना उसका काम पूरा करने के लिए जरूरी हो। फिर है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है कि एक्सेस कंट्रोल में आपने यूजर नेम पासवर्ड तो लिख लिया, लेकिन अब असल में ना आजकल खास तौर पे एआई की वजह से हैकर्स के अटैक बढ़ रहे हैं। वो सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर आ गए, एआई की वजह से पासवर्ड को गैस करना, यूजर नेम को गैस करना बहुत आसान है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कंसेप्ट आया। सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर एग्जांपल क्या है, यूं समझिए कि यूजर नेम और पासवर्ड लगाना, पासवर्ड आपका सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जिसके पास पासवर्ड है वही आपका अकाउंट एक्सेस कर। लेकिन मल्टी फैक्टर या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इसे कहते हैं, लेकिन मल्टी फैक्टर बेहतर है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, पासवर्ड सही हो भी गया, उसके बाद एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन होगी। वो एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन किसी भी तरीके से हो सकती है। बाज़ औक़ात कुछ ऐप्स होती हैं जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर, बाज़ औक़ात अक्सर ज़्यादातर फ़ोन नंबर होता है कोई ना कोई, कि आपका फ़ोन नंबर होगा, मैसेज आएगा, आप वो दोबारा आपसे कोड पूछेगा आपके नंबर पे भेजिए, मोबाइल नंबर पे। आप यूज़र नेम पासवर्ड हालांकि ठीक डाल चुके हैं, उसके बावजूद भी वो आपसे एक्स्ट्रा पासवर्ड वो कोड पूछेगा, कोड एंटर करेंगे, आपको एक्सेस अलाउ करेगा। ये इसलिए है कि कभी आपका कंप्यूटर हैक हो जाए, फॉर एग्जांपल यूजर नेम पासवर्ड डिस्क्लोज हो जाए, तो आपका अकाउंट एक्सेस ना, क्योंकि कम से कम आपका मोबाइल तो आपके पास होगा। यह है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फिर है मैनेजिंग हाई लेवल अकाउंट्स। देखें, जो हमारे लो लेवल के अकाउंट्स थे, जैसे डाटा स्टीवर्ड की बात की, उसके लिए तो लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल है, लेकिन जो हमारे डाटा ओनर्स हैं, क्या उनके लिए प्रिविलेज लेवल सेम होगा जो डाटा स्टीवर्ड का है? नहीं, उनका हाई होगा। उनके लिए अभी ये कंट्रोल्स बता रहा है। कह रहा सम यूजर्स सच एज एडमिनिस्ट्रेटर हैव मोर पावरफुल एक्सेस, दिस अकाउंट नीड्स एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग। तो एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग के तौर पे उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा दो तरह के हमारे कंट्रोल्स हैं, एक है प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट और दूसरा है प्रिविलेज
एक्सेस मैनेजमेंट, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट क्या है, कह रहा है ये मैनेज ऑडिट काउंट्स विद एलिवेटेड राइट, प्रोवाइड्स टेम्परेरी एक्सेस ऑटोमेटिक विद एक्सपायरी एक्टिविटी। और एक्सेस मैनेजमेंट में क्या कह रहा है, कंट्रोल रिसीव प्रिविलेज एक्सेशन। हाँ जी, यहाँ पे कह रहा है प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट में जो अकाउंट्स क्रिएट होते हैं उनको मैनेज किया जाता है, अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई सीनियर है, उसको एक्सेस प्रोवाइड करनी है सिस्टम की, तो वो एक आर्जी तौर पे एक्सेस क्रिएट करेगा, परमानेंट एक्सेस क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारे हाई लेवल के लोग होते हैं ना, उनको आपने जब एक्सेस प्रोवाइड करनी है तो ये एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि वो फॉर एग्जांपल किसी भी जगह से, जैसे घर से बैठ के सारे सिस्टम को कंट्रोल कर सके। उनके अकाउंट्स आर्जी तौर पे क्रिएट होने चाहिए, उनको जो एक्स्ट्रा राइट्स दिए गए हैं या उनके जो पावरफुल राइट्स हैं उनके ऊपर भी कुछ कंट्रोल्स ऐसे होने चाहिए जो कि मिलते जुलते हों एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल से। कह रहा है इट प्रोवाइड्स टेम्परेरी एक्सेस ऑटोमेटिक प्रिविलेज एक्सपायरी, मतलब कि अगर लॉगिन किया है फॉर एग्जांपल, तो वो लॉगिन जो है वो फॉर एग्जांपल 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कोई सेशन आप यूज करते हैं, 5 मिनट के लिए आपने उसको यूज नहीं किया तो वो लॉग आउट हो जाता है। खासतौर पे जब सेंसिटिव सिस्टम होते हैं, किसी भी बैंक की ऐप यूज करें, अगर आप उसको 1 मिनट तक इनएक्टिव रखते हैं ना, उसके बाद ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 मिनट या इतना कुछ टाइम है, वो आपको लॉग आउट कर देगा, कहेगा दोबारा लॉगिन पासवर्ड करो। यानी वो टेम्परेरी तौर पे एक्स्ट्रा आपका अकाउंट है, 1 मिनट तक अगर आपने अनयूज रखा, एक्सपायर हो जाएगा वो आपकी सेशन और आपको दोबारा से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं जो कि हम बिल्ड करते हैं। फिर कह रहा है प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट क्या है, कि ये आपका जितना भी प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट में आपने अकाउंट्स क्रिएट किए, यूज किए सिस्टम को, उसका रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। ये आपके सारे एक्शन, जैसे हिस्ट्री लॉग मेंटेन किया जाता ना, ये यानी प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट इंश्योर करेगा कि आपका ऑथोराइज्ड यूजर इसको एक्सेस करता है, उसके सेशन की मॉनिटरिंग करेगा कि एक्टिविटीज क्या परफॉर्म की जा रही हैं, अगर टेम्परेरी बेसिस के ऊपर उसको यूज नहीं किया जाता लॉग आउट कर देगा। और प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट इन सारी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखेगा। ये दो कंसेप्ट हैं जो कि किन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के लिए हैं, जो हाईली प्रिविलेज्ड होते हैं, जिनको एक्स्ट्रा एक्सेस प्रोवाइड की गई है। भाई ये बात समझ आई आपको? ऊपर हमने क्या पढ़ा था, लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, ये किसके लिए है, डाटा स्टीवर्ड के लिए। नीचे कंसेप्ट क्या है, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट और प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, ये किन के लिए है, डाटा ओनर के लिए, सीनियर्स के लिए। प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे समझ लीजिए कि अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं, पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो रहे हैं और मॉनिटरिंग हो रही है ट्रांजैक्शन की, नजर रखी जाए। और प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट में क्या है, इसमें आपका जो डाटा है उसको स्टोर किया जा रहा है, जो आपकी एक्टिविटीज, आपका लॉग है, यूजर नेम, पासवर्ड, एक्टिविटीज क्या परफॉर्म की, एक्शंस क्या थे। नेक्स्ट है आइडेंटिटी गवर्नेंस इंटीग्रेशन। ये जनरल पॉइंट बता रहा है, कनेक्टिंग पीआईएम एंड पीआईएम विद गवर्नेंस, ये इसी से के कंटेक्स्ट में है प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट और प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। कह रहा है कुछ फ्रेमवर्क ऐसे होने चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए, टूल्स इंश्योर दैट एक्सेस पॉलिसी कह रहा है अपने सिक्योरिटी सिस्टम में आपने इनको भी इंक्लूड करना है। यानी इसका मैसेज क्या बता रहा है आपको, कि आपके सिक्योरिटी सिस्टम में आपने सिर्फ अपने जूनियर पे नजर नहीं रखनी, अपने सिक्योरिटी सिस्टम में आपने सीनियर्स पे भी नजर रखनी है, उन पे भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट है डाटा इंक्रिप्शन एंड प्रोटेक्शन। एक्सेस कंट्रोल खत्म, एक्सेस कंट्रोल अब खत्म, वो कंसेप्ट। अब अगला कंसेप्ट शुरू। भाई नेक्स्ट सिक्योरिटी फीचर क्या है, डाटा इंक्रिप्शन एंड प्रोटेक्शन। ये तो आपको पता ही होगा इंक्रिप्शन क्या है इंक्रिप्शन जी? इंक्रिप्शन है अगर डाटा अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, नेटवर्क में सेंड होता है, जब अपने डिवाइस एंड डिवाइस पे पहुंच जाता है जिसको हमने भेजना था, वहां पे जाके वो उसको डिकोड कर लेता है। ऐसा ही है। फायदा क्या हुआ, नेटवर्क पे जो डाटा ट्रेवल कर रहा है ना, वो क्या है, वो एट रिस्क होता है, ठीक है, उसको इनक्रिप्ट किया है हमने। अच्छा बताइए, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या कोई इंसान करता है कि कोई सॉफ्टवेयर करता होगा? सॉफ्टवेयर करता है। अच्छा, अभी सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स है,
ठीक है। इंक्रिप्शन में होता क्या है, आपके पास दो एक्टिविटीज बड़ी होती है इंक्रिप्शन में। एक, आपका डाटा इनक्रिप्ट होता है और डिक्रिप्ट होता है। ये काम सॉफ्टवेयर ने करने हैं। अब सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर है। एक पहले 128 बिट हुआ करता था, अब वो निस्बतन कम से था, वो भी सिक्योर, वो कम सिक्योर है। अब जो उसे एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, अब कौन सा है, 256 बिट। ठीक है, आपको पता है कंप्यूटर में बिट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, 8 बिट, 16 बिट, फिर उसके बाद 32 बिट, 64 बिट, 64 के बाद क्या 128 बिट, फिर 128 बिट के बाद क्या 256 बिट। कहता है ये एक एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, जितना हायर चलते जाएंगे डिक्रिप्ट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, तो एक तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है, सॉफ्टवेयर इनक्रिप्ट भी करेगा और फिर वही सॉफ्टवेयर डिक्रिप्ट भी करेगा। इसका मतलब है अदर एंड पे भी जो पर्सन इसको हमारे एनक्रिप्टेड डाटा रिसीव कर रहा है वो सेम सॉफ्टवेयर को के जरिए से उसको डिकोड करेगा। तो एक तो क्या सॉफ्टवेयर। दूसरी चीज, अब अगर सॉफ्टवेयर फर्ज कीजिए मैंने एनक्रिप्टेड मैसेज इनको भेजा, वही सॉफ्टवेयर इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, क्या वो मैसेज अगर फर्ज कीजिए ये अदर पर्सन उसको कॉपी कर लेते हैं तो सॉफ्टवेयर की मदद से रीड कर सकते हैं कि नहीं? इसका जवाब है एज ऑन सिचुएशन में नहीं रीड कर सकते। हालांकि इनक्रिप्टेड डाटा को डिक्रिप्ट करने वाला सॉफ्टवेयर इनके पास जरूर मौजूद है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर ने यह बोला है कि भाई इन डाटा इनक्रिप्ट करने के लिए आपको एक पासवर्ड चाहिए होगा, की चाहिए होगी। तो जब हम इनक्रिप्ट करते हैं, इनक्रिप्ट करने के लिए भी एक की यूज होती है, और जब डिक्रिप्ट करते हैं उसके लिए भी की यूज होती है। एक होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की। पब्लिक की के जरिए से आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं, प्राइवेट की के जरिए से क्या कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अब मैं जब इनको मैसेज भेजूंगा ना, तो मैंने अलग से मैसेज के साथ नहीं, अलग से इनको प्राइवेट की शेयर करूंगा। ठीक है, अलग से प्राइवेट। अब वो उस प्राइवेट की को यूज करते हुए सिर्फ यही उसको डिक्रिप्ट मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये कंसेप्ट है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। ये बात समझ आई? तो इनक्रिप्शन में दो चीजें आपको चाहिए, एक सॉफ्टवेयर, एडवांस सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपके मैसेज डिक्रिप्ट करे, और दूसरा दो कीज चाहिए, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की क्या करेगी, इनक्रिप्ट करेगी आपके मैसेज को, और प्राइवेट की क्या करेगी, डिक्रिप्ट करेगी, ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन को रीड ना कर सके। भाई इनक्रिप्शन क्लियर हो गया? इनक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम? चलें दूसरा फीचर भी सिक्योरिटी का, ओके टिक करें इसको, आगे चलते हैं, आगे चले जी। थर्ड क्या है जी, इंसिडेंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। एक चीज ध्यान में रखिएगा, दुनिया में जिस तरीके से ना अच्छे लोग खत्म होते हैं और ना बुरे लोग, वो चलते रहेंगे। ठीक है, जिस तरह दुनिया में वायरस और एंटीवायरस ये भी चलते रहेंगे। ठीक है, और बस के बाद तो मैंने सुना ऐसा भी होता है कि कुछ अरसे तक कोई नया वायरस ना आए तो एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी खुद ही वायरस बना के फैला देती है। क्यों भाई, वायरस होगा तो उनकी दुकान चलेगी ना एंटीवायरस। तो ये चीज तो कंफर्म है, जितने मर्जी कंट्रोल बना लें आप, आपका सिस्टम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो क्या हो अगर उसमें कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, वायलेशन हो जाए? वो वायलेशन मोटी भी हो सकती है कि जैसे भाई का अकाउंट दूसरे ने यूज कर लिया, वो वायलेशन कोई बड़ी भी हो सकती है, जैसे शॉर्ट सर्किट की वजह से सर्वर रूम में आग लग गई, जैसे हैकर ने सारा डाटा हमारा हैक करके इनक्रिप्ट कर लिया है और अब हमें कहता है प्राइवेट की तब भेजूंगा जब आप मुझे पैसे भेजेंगे। इसको क्या नाम देते हैं हम, रैंसमवेयर। शाबाश। ठीक है, वो छोटा इंसिडेंट भी हो सकता, इंसिडेंट हो सकता है, एग्री करते हैं इससे। तो वो आपको ये बता रहा है अगर कभी इंसिडेंट हो जाए, वैसे इसे एंड पे बताना चाहिए था, पहले सारे कंट्रोल बता के एंड पे, लेकिन बहरहाल तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है अगर कोई इंसिडेंट वो ऐसा हो जाए जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंच, अब क्या करें, अब क्या करें? कहता है परेशान नहीं होना। इंसिडेंट, कहता है आपने ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया हो, ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। जैसे आपने देखा होगा बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
या पुलिस वाले जो है वो ट्रेनिंग करवाने के लिए वो एक फर्जी सा मुकाबला क्रिएट कर देते हैं, पुलिस मुकाबला ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, ताकि बताया जा सके कि ऐसी रियल सिचुएशन में क्या करना है। कहते हैं इसी तरह आप भी अपनी टीम को ट्रेन करें इस बात के ऊपर, अगर कभी कोई इस तरह का इंसिडेंट वकूआ हो गया, नेगेटिव सिक्योरिटी ब्रीच, तो आपने क्या करना है। ये जेनेरिक अप्रोच है, यानी जेनेरिक से मुराद इसने किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट को सामने रख के आपको नहीं बताया, आप हर तरह के इंसिडेंट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। कह रहा है ये क्या है, इंसिडेंट रिस्पांस इज अ स्ट्रक्चर प्लान टू हैंडल साइबर इंसिडेंट्स क्विकली एंड रिस्टोर नॉर्मल ऑपरेशन। क्या करें, सबसे पहले प्रिपेयर करें, कहता है पहले से ही अपनी टीम को प्रिपेयर करें कि अगर कभी आग लग गई फॉर एग्जांपल सर्वर रूम में तो क्या करना है, ताकि उस वक्त फौरी तौर पे ये ना पैनिक क्रिएट हो जाता है, लोगों को पता नहीं चलता क्या करना है, बस का जो काम नहीं करना होता वो करते हैं, ठीक है, फटाफट सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, हालांकि उसके लिए इमरजेंसी डोर होगा कोई उस सिचुएशन। कहता है पहले ट्रेन करें टीम को, उनको नेसेसरी टूल्स प्रोवाइड करें कि भैया अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो ये सामान काम आएगा आपके इस जगह पे है और ये वाला सामान इस जगह पे। फिर क्या करें, डिटेक्शन, ये तो तैयारी कर ली, अब क्या है डिटेक्शन। एक्चुअली अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है उसको डिटेक्ट करें, एनालाइज करें क्या प्रॉब्लम है, कितनी सीवियर है, फिर कंटेन करने की कोशिश करें। कंटेन करने का मतलब क्या है, उसको स्टॉप करने की कोशिश करें। इस कंसेप्ट को समझते हैं, दो में से कोई एक एग्जांपल ज़हन में रख लें। एक या तो ये कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में आग लग जाए तो क्या करना है, उसको सामने रखते हुए स्टेप समझे, इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएंगे। या टेररिस्ट अगर अटैक कर दे हमारे ऑफिस में तो हमने क्या करना है, ये वो आपको बता रहा है। आग वाली एग्जांपल थोड़ी जरा हल्की है और ज्यादा कॉमन है, इसको लेके चलते हैं। पहले से बता देना आपने स्टाफ, भैया सर्वर रूम में अगर आग लगी या शॉर्ट सर्किट की वजह से तो क्या करना है, पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, फिर अगर कोई इस तरह का इशू होता है उसको आइडेंटिफाई करें कि अनयूजुअल चीज, भैया धुआं सा उठ रहा है उस कोने से, ये क्या चीज है, अनयूजुअल चीज, उसको आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करें क्या है उधर, हाँ वो किसी ने सिगरेट पी के उधर जलता हुआ छोड़ दिया, अच्छा चले छोटा इशू है बंद कर उसको बुझा दें। लेकिन अगर वहां पे आग लगी है तो फिर इसका मतलब है ये इशू बढ़ सकता है, फौरी तौर पे उसको कंटेन करने का मतलब क्या है, रोकने की कोशिश करनी है, ठीक है, कि अगर आग लग चुकी है हल्की सी तो उसको बुझाने की कोशिश करनी है, ठीक है, वो जो भी सिखाया गया वो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। ये जो शॉर्ट सर्किट वाली आग होती है ये मेरे ख्याल पानी से नहीं ना बुझती, हाँ ये तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है इस तरह की, ये ना वो पानी ढूंढने निकले पड़े। फिर क्या है, इरेडिकेशन, यानी इरेडिकेशन कंटेन का मतलब क्या है, आपने जब फर्ज करें मसले को कंटेन कर लिया, हल कर लिया, फिर इरेडिकेशन, रिमूव मैलवेयर टू फिक्स वल्नरेबिलिटी। कहता है जो भी चीज गलत थी, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अटैक हुआ, नॉर्मली कोई वायरस उन्होंने छोड़ दिया होगा हमारे नेटवर्क पे, कहता है फिर आपने उसको रिमूव करना है, उस सोर्स को रिमूव करना है। सिगरेट वाली एग्जाम्पल में आपने लिख के लगा देना है, भैया आइंदा यहाँ पे इस जगह पे सिगरेट पीना मना है, ठीक है, रिकवरी, और फिर उसके बाद पूरा सिस्टम और आपने डाटा अपना रिकवर कर लेना, जो अगर कोई लॉस हुआ हो। रिकवर कैसे करेंगे, हो सकता बैकअप वगैरह क्रिएट किए होंगे ना आपने, ठीक है, या फर्ज कीजिएगा सिगरेट वाली एग्जांपल लिया हमने, कोई 2-3 कंप्यूटर जल गए तो आपने किसी हार्डवेयर रिडंडेंसी का कंसेप्ट अप्लाई किया होगा, या आप किसी वेंडर को कॉल करेंगे सर फौरी तौर पे 3 लैपटॉप कंप्यूटर भेज दीजिए। तो ये है इंसिडेंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। भाई ये बात समझ आ गई, चलिए 3 हो गए हमारे सिस्टम। फिर क्या है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, सीएम, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। वो कहता है कि असल में आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें भी ये कंसेप्ट डिस्कस हुआ है कि हमारा सिस्टम जो है ना, पहले सिस्टम हुआ करता था या तो सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज का मतलब सारे ऑपरेशन एक जगह पे है, डिसेंट्रलाइज का मतलब है डिफरेंट लोकेशन। कहता अब टेक्नोलॉजी अपडेट ऐसी हो रही है, अब आप दोनों सिस्टम साइमल्टेनियसली यूज कर रहे होते हैं अक्सर, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना वो ऑन प्रेमिस सिस्टम और क्लाउड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम भी। तो अब चूंकि मल्टीपल डिवाइसेस के जरिए से लोग आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, पहले तो सिर्फ ऑफिस में सारी वर्क होता था, अब ऑफिस के अलावा वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट भी बढ़ रहा है। तो आज के दिन में ये बहुत जरूरी है कि आप के सिस्टम के साथ जितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं
एक तो उनके ऊपर सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए, वो हमने पढ़ा था क्या था, वो डिवाइस मैनेजमेंट टूल्स होने चाहिए। आपने उसको वीपीएन के जरिए से प्रोटेक्ट करना है डिवाइसेस को, जो एज डिवाइसेस हैं, एज टेक्नोलॉजी यूज होती है ना आजकल, वो तो कंट्रोल रखने आपने। उसके साथ क्या रिकॉर्ड भी मेंटेन होना चाहिए। अगर किसी डिवाइस से, हमारे सिस्टम के साथ कोई डिवाइस कनेक्टेड है और वहां से अनयूजुअल एक्टिविटीज जनरेट हो रही है, उन सारी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, ये फाइल समझिए। इस फाइल में ये एक फाइल है जिसमें सारे सिस्टम के साथ हमारी जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, एक्टिविटी मॉनिटर हो रही है। भाई वो कौन सी डिवाइस है जो पिछले 24 घंटे से मुसलसल कनेक्टेड है? भाई हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो तो सिर्फ पाकिस्तान के एम्प्लॉयज हैं। भाई ये नॉर्वे से कौन एक्सेस कर रहा है हमें रात को 3:30 बजे? ये अनयूजुअल एक्टिविटीज जो सिस्टम में हुई हैं, एक्सेस उनको ये मॉनिटर करता है, और जो अनयूजुअल लगे, सारी एक्टिविटीज जो अनयूजुअल लगे वो फिर हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है। इस सिस्टम का काम सिर्फ इतना है, ऑब्जर्व करना है, रिपोर्ट करना है अनयूजुअल एक्टिविटीज को। ये सिस्टम आगे फर्दर भी आपके चैप्टर्स में आएगा, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। इस नाम को आपने याद रखना है। डन जी। फिर कहता है अच्छा आपको मजीद कुछ हम आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी बताएं। मॉडर्न सिक्योरिटी मेजर्स जो लिए जा रहे हैं, उनमें से एक तो आपको पता ही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। पढ़ा हुआ ना हमने? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो इससे पहले नॉर्मली इतने हाई लेवल पे नहीं होते थे? क्या चेंज नहीं किया जा सकता लॉग, और क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट है, और क्या है, वेरिफिकेशन सेंट्रल अथॉरिटी सिंगल अथॉरिटी नहीं करेगी, बल्कि यहां पे वेरिफिकेशन जो है वो यूजर्स करेंगे खुद से, मेजॉरिटी ऑफ यूजर। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये भी, लेकिन याद रखिएगा ये आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी ना, एआई, ये डबल एज वेपन है। ये एट द सेम टाइम हमें थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूजफुल है, और एट द सेम टाइम ये खुद अपने आप में भी थ्रेट है। डिपेंड करता है किसके हाथ में है। ठीक है, एथिकल हैकर है कोई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग अच्छी चीज है, और अगर वो कोई ट्रेडिशनल हैकर है तो वो तो इसको यूज करेगा अपने मकसद के लिए। ठीक है, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, ये क्या है भला जीरो ट्रस्ट? फर्ज कीजिए कि आप में से जो स्टूडेंट कोई ऑनलाइन लेक्चर ले रहा है, अगर ऑनलाइन, तो आपको अंदाजा ये होगा कि जब आप फर्स्ट टाइम लेक्चर लेते हैं ना, तो हालांकि यूजर नेम पासवर्ड आप सही एंटर करते हैं, लेकिन लेक्चर चलता नहीं है फर्स्ट टाइम। क्यों नहीं चलता? फर्स्ट टाइम लाइसेंस जनरेट होता है। ठीक है, वो आईटी वालों ने अपने पास आपकी लिस्ट बनाई होगी और उसके आगे लिखा होगा कि जी ये अगर लॉगिन करें ओके कर दे, तो आप प्ले करेंगे, लाइसेंस जनरेट होगा, लेक्चर प्ले करेंगे, कहानी कंटिन्यू। लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 करेंगे ना घंटे, वो दोबारा लाइसेंस जनरेट नहीं होता। वो दोबारा आपने एक पासवर्ड, यूजर ने पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन कर लिया, उसके बाद दोबारा लेक्चर प्ले करने के लिए, लेक्चर प्ले करने के लाइसेंस राइट्स आपके स्टोर हो जाते हैं कंप्यूटर में। आपको दोबारा लाइसेंस जनरेट, यूजर ने पासवर्ड हर दफा डालेंगे, लेकिन दोबारा वीडियो को, हर नई वीडियो के लेक्चर को व्यू करने के लिए नया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। पहली वीडियो का लाइसेंस आपकी सारी वीडियोस के लिए चलेगा। डन जी। इसमें है आप लोगों की कन्वीनियंस, लेकिन इसमें सिक्योरिटी भी थोड़ी कंप्रोमाइज हो सकती है प्रैक्टिकली। वो ये कहते हैं कि जी अगर फर्स्ट टाइम लाइसेंस अगर फॉर एग्जांपल हो सकता है इसमें तो यूजर जो है उसके पास कंट्रोल आ गया, वो हो सकता है एक लेक्चर 10 दफा देख ले, वो हो सकता है उसके पास लैपटॉप अपना है, वो साथ अपने 3 दोस्त है उनको भी कहे आओ भाई तुम भी मेरे लैपटॉप पे देखो, लैपटॉप तो सेम होगा, जरूरी है क्योंकि उसमें लाइसेंस उसी में होगा, आप भी देख लो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब यूजर एक दफा लेक्चर व्यू कर ले, लॉग आउट कर ले, उसके बाद दोबारा सेम डिवाइस पे वही यूजर नेम पासवर्ड के साथ सेम लेक्चर भी व्यू करना चाहे तो उसे दोबारा लाइसेंस लेना पड़े? भाई प्रॉब्लम समझ रहे हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम यूजर के ऊपर बिल्कुल ही ट्रस्ट ना करें,
हम उसे कहे भैया तुमने जितनी दफा हमारा अकाउंट एक्सेस करना है, हमारा नेटवर्क, हर दफा अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करवाओ, हर दफा हम तुम्हें चेक करेंगे, हर दफा हम तुम्हें ऑफिस में सर्वर रूम में बैठ के लाओ करेंगे, फिर तुम सिस्टम एक्सेस कर सकते हो, वरना नहीं। हर दफा हो तो पहली चीज आपके जहन में यह आएगा, नहीं सर ये यूजर इससे डिस्टर्ब होगा। लेकिन दूसरी चीज, अब आईटी साइड से जाके देखें, क्या ये ज्यादा सिक्योर्ड नहीं है? ज्यादा सिक्योर। तो ये भी इसलिए हम हर जगह पे ये अप्लाई नहीं करते, लेकिन जो सिस्टम ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं वहां पे क्या किया जाता है, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। कह रहा है बाय डिफॉल्ट किसी, चाहे किसी ने सही यूजर नेम पासवर्ड फॉर्मेट ट्रस्ट, उसे को भाई अपने आइडेंटिटी कंफर्म करवाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हमारी कंपनी के अंदर के नेटवर्क से कनेक्ट होके किसी ने एक्सेस किया है तो एज्यूम करो भैया वो अपना ही बंदा है और उसको सारी एक्सेस दे दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। ट्रस्ट किसी पे नहीं करना जब तक पूरे क्रेडेंशियल, पूरा सारी चीजों की वेरिफिकेशन ना हो। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन ये भी एक्स्ट्रा लेयर है। तो ये हमारे मॉडर्न सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में तीन चीजें, कौन कौन सी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वो कह रहा है भैया आप ऊपर सारा सिस्टम जो बता रहे हैं वो आपके सॉफ्टवेयर की, डाटा की प्रोटेक्शन के लिए, ऐसा ही है? जरा देखें, ज्यादातर ये सारा सॉफ्टवेयर डाटा की प्रोटेक्शन के लिए, सॉफ्टवेयर डाटा की प्रोटेक्शन के लिए, ये भी ज्यादातर सॉफ्टवेयर डाटा प्रोटेक्शन के लिए, इसमें वैसे हार्डवेयर भी आ जाता है किसी हद तक। कहता है ये भी डाटा सॉफ्टवेयर की प्रोटेक्शन। कहता है क्या आईटी सिस्टम में जो आपका हार्डवेयर है उसको किसी कंट्रोल की जरूरत नहीं है? क्या है भाई, आईटी सिस्टम के अंदर हार्डवेयर यूज करते हैं ना आप, उसको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है या उसको प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं? प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। कहता हो जरा हार्डवेयर को प्रोटेक्शन कैसे करनी है वो सीख लें। आपके जो टूल्स है, इसे कहता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी कंट्रोल। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद समझे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कैसे आपने कंट्रोल कर सकते हैं, सिक्योरिटीज की इनहेंस कर सकते हैं। कहता है पहले तो ये समझे आपके तीन तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। एक हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप, हार्डवेयर जैसे आपका सर्वर रूम में जितने भी हार्डवेयर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर। एक है सर्व करने, सर्वर रूम में जो हमारे एसेट पड़े हैं, एक है जो यूजर एक्सेस कर रहा है। कॉलेज के अंदर जो एसेट्स जो पड़े होंगे फिजिकल एसेट्स, वो क्या है? सर्वर हार्डवेयर है। और जो स्टूडेंट अपने घर में बैठ के लैपटॉप के जरिए से कनेक्ट कर रहा है, वो स्टूडेंट का लैपटॉप, स्टूडेंट के मोबाइल डिवाइस, वो भी तो हार्डवेयर है। उसको उसने एंड पॉइंट सिक्योरिटी, एज के नाम से उसको रखा है। और फिर है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है भाई? सर्वर रूम में जो एसेट पड़े हुए हैं, कंप्यूटर वगैरह, और जो यूजर के घर में पड़े हुए हैं जहां से यूजर एक्सेस कर रहा है, इन दोनों के दरमियान में कनेक्टिविटी के लिए भी कोई फिजिकल डिवाइसेस यूज हो रही हैं। वो जो फिजिकल डिवाइसेस यूज हो रही है वो है नेटवर्क डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल कह रहा है हार्डवेयर पे भी कंट्रोल होने चाहिए सिक्योरिटी, नेटवर्क पे भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, एंड पॉइंट पे भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? उसने आपका फिजिकल स्ट्रक्चर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया। ऑफिस में, उस प्लेस पे जहां से एक्सेस किया जा रहा है हमारे सिस्टम को, जैसे सामान्य स्टूडेंट का घर, और फिर वो कनेक्टेड किस इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट के जरिए से। तीनों की सिक्योरिटी बताई। भाई हार्डवेयर सिक्योरिटी के लिए क्या कह रहा है? हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स HSM यूज करें, ठीक है। और फिर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल्स TPM यूज करें। इनको अंडरलाइन करें, HSM अंडरलाइन करें, TPM अंडरलाइन करें। कह रहा है HSM इंक्रिप्शन कीज को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आपका इंक्रिप्शन कम्युनिकेशन की होती है, तो इंक्रिप्शन की जहां पे सिक्योर्ड होंगी। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल वेरीफाई करता है सिस्टम स्टार्टअप, कि आपका जो सिस्टम है वो सही से स्टार्टअप हो। अगर आपके सर्वर रूम के साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ की है, सर्वर के साथ, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो ये फिर स्टार्ट ही नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा प्रॉब्लम है। ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे? फायरवॉल के जरिए से, फायरवॉल को अंडरलाइन करें। फिर IDS IPS, ये हमने पढ़े हुए ना, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इंट्रूडर कौन होता है? इंट्रूडर किसको बोलते हैं? इसमें जो वर्ड इंट्रूडर कौन है? अनऑथोराइज पर्सन जो आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है। इंट्रूडर मींस अटैकर, मतलब समझ लें हैकर। उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करते हैं? आपकी आइडेंटिटी जो है उसको छुपाते हैं, ठीक है, कि ये किस एरिया से बिलोंग करते हैं। हैकर समझ नहीं पाता,
ठीक है, कि ये जो मेरे सामने VPN है, अब ये किस सिस्टम से लिंक करता है। मैंने अगर ICAP की वेबसाइट को हैक करना है तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये जो है ICAP का स्टूडेंट, लेकिन शो ऐसे हो रहा है जैसे स्कॉटलैंड में बैठा हुआ है, तो वो समझेगा नहीं ये ICAP का यूजर तो नहीं है, VPN के जरिए से। जी हाँ जी, हाँ उनके पास देखें, जो आपको एक थर्ड सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके पास तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे VPN जो है वो जिन कंपनी से आप ये सर्विसेज हासिल करते हैं, वैसे मुमूमी तौर पे जो अलग से भी सर्विस हासिल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो एंटी वायरस प्रोवाइडर हैं वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनके ऊपर तो रिलाय करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उनके पास तो आपकी एक्सेस शो हो रही होगी, लेकिन मे भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद हो या आने वाले वक्त में हो कि वो भी उसको ना व्यू कर सके। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ये क्या क्लेम करता है कि आपकी जो इनक्रिप्टेड है सर, आपकी आपस की कन्वर्सेशन हम भी नहीं पढ़ सकते, हमारा स्टाफ भी नहीं पढ़ सकता। नेक्स्ट, सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड गवर्नेंस। कहता है चूंकि अक्सर डाटा सिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेशंस होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसीलिए आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहां पे कोई पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। बिल्कुल हैं। पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क्स का मतलब क्या? फ्रेमवर्क मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। लफ्ज फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। तो क्या डाटा या सिस्टम की मेंटेनेंस के हवाले से, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से, उनके यूज के हवाले से, रिटेंशन के हवाले से किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ डाटा शेयर किया जा सकता है, इस हवाले से क्या कोई फ्रेमवर्क मौजूद है? यस यस यस, फ्रेमवर्क मौजूद है। और वो फ्रेमवर्क ना सिर्फ ये कि लोकल लेवल पे है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी है। ये उसने कुछ के आपको नाम बताए हैं। ठीक है, नाम बताएं। ISO IEC 27001, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज के स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं। निस्ट, कॉबिट, ठीक है, ये कुछ हमारे फ्रेमवर्क्स हैं। अब ये चूंकि बार बार आ रहे हैं, इससे पहले भी आपने सुना, तो आपको इनके बेहतर है कि ये जिस चीज की एब्रीविएशन है वो आप याद कर लें। ठीक है, मुझे बस दो की याद, बल्कि दूसरे की भी पता नहीं। ठीक है, IS, तो ये कुछ फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऑडिट एंड कंप्लायंस। भाई ऑडिट एंड कंप्लायंस का मतलब क्या है? ऑडिट एंड कंप्लायंस, क्या एक सिस्टम आपने इंस्टॉल कर दिया, सिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूड कर दिए, काफी है क्या? कि रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो वीक हो सकते हैं, उनको अपग्रेड करने की जरूरत। आज से 20 साल पहले जो कंट्रोल्स उस वक्त के लिहाज से आइडियल थे, आज के लिहाज से जीरो है, किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, जैसे जैसे सिस्टम बदलता है ना, आपकी एक्टिविटीज, आपके कंट्रोल्स भी चेंज होने चाहिए। आपको ये सिखा रहा है, वो कैसे पता चलेगा सिस्टम चेंज हो गया है, नया कंट्रोल आ गया है, कौन सा कंट्रोल बेहतर है? जब आप सिस्टम को इंस्टॉल करके, सिस्टम को सेटअप करके भूल ना जाए, बल्कि वक्तन फवक्तन उसका ऑडिट और रिव्यू करते रहे। कह रहे हैं रेगुलर ऑडिट से लॉज एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस भी कंफर्म हो जाती है, और फिर इससे हमें लॉ क्रिएट होते हैं। इससे कोई अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को टैग करने की कोशिश कर रहा है, वो पता चल जाएगा कि कोई कौन सा सिस्टम एक्टिविटीज वीक जा रही है, पता चल जाएगा, इंप्रूव कर सकते हैं हम उसको। फिफ्थ उसने जो हमें कंसेप्ट दिया है वो है सिक्योरिटी आपने किस स्टेज पे बिल्ड करनी है। पुराना कंसेप्ट ये होता था कि पहले चीज बनाओ, बाद में सिक्योरिटी उसके ऊपर लगाओ। अब कंसेप्ट कहते हैं नहीं 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 नहीं, अब क्या करना है? अब सिक्योरिटी आपको हर लेवल पे सिस्टम डेवलपमेंट फेज में बिल्ड करनी पड़ेगी। क्या हुआ? सिस्टम, जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, फर्ज कीजिए वो 5 स्टेजेस में डेवलप होना है, तो स्टेज 1 कंप्लीट हो, स्टेज 1 के कंट्रोल्स अलग लगाओ, 2 कंप्लीट हो, 2 के कंट्रोल्स अलग लगाओ, ताकि ऐसा ना हो अगर एक ही दफा हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन करके एंड रिजल्ट पे कंट्रोल लगाया, तो फिर वो अगर वीक हो गया तो हैकर को सिर्फ एक लेयर पार करना पड़ेगी हमारी सिक्योरिटी की, उसके बाद सारा सिस्टम उसके सामने है। कहता है नहीं, हर हर लेवल के ऊपर सिस्टम डिजाइन के हर हर लेवल पे कंट्रोल लगाओ। इसमें एक कंसेप्ट है, पहले मैं आपको ये बता, डेव सेक ऑप्स, ये बेसिकली डेव डी से बड़ा डेवलपमेंट स्टेज है, SEC सिक्योरिटी, OPS ऑपरेशंस। कहता है ऐसा ना हो
कि डेवलपमेंट और ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी ऐड करें। देखिए उसने दरमियान में फिट किया है सिक्योरिटी को। क्यों दरमियान में फिट किया है? कंसेप्ट क्या समझाना चाह रहा है? हालांकि लफ्ज थोड़ा अजीब सा बन गया, लेकिन कंसेप्ट क्या समझा रहा है कि सिक्योरिटी आपके डेवलपमेंट और ऑपरेशन के दरमियान में बिल्ड होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, एंड पे नहीं, दरमियान में, हर स्टेज के दरमियान। ठीक है। फिर सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल क्या कह रहा है कि भैया इसमें कह रहा है कि सिक्योरिटी आपने बिल्ड करनी है, ये सेकंड वाले बुलेट में समझा रहा है, हर लेवल पे। और सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब है कि उस सिक्योरिटी को जो आपने बिल्ड की है टेस्ट भी करते रहो। यहां पे उसका फोकस है कि आपने इंटीग्रेट करना है सिक्योरिटी प्रैक्टिस को। इंटीग्रेट को अंडरलाइन करें। इसका पर्पस है टेस्टिंग, कि उसको हर लेवल पे टेस्ट भी करें। ठीक है। इंटीग्रेट करने वाले लोग अलग होते हैं, सिक्योरिटी फीचर बनाने वाले लोग अलग होते हैं, उसको टेस्ट करने वाले लोग अलग हैं, वो अलग अप्रोच है। और अगर आपका सिस्टम क्लाउड पे है तो क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट। क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट का मतलब क्या? क्लाउड पे जो आपका सिस्टम है उसके लिए पता है उसकी मिसकॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। कैसे मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है क्लाउड बेस्ड सिस्टम की? सबसे बड़ी मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? डाटा प्राइवेट था हमारा, वो पब्लिक हो जाता है। सेटिंग की मिसकॉन्फ़िगर, कहता है उस पर कंट्रोल्स होने चाहिए। लास्ट कह रहा है फ्यूचर किस तरफ जा रहा है? फ्यूचर जा रहा है आईटी का ऑटोमेशन की तरफ। अब आपके कंट्रोल्स जो पहले ह्यूमंस मॉनिटर किया करते थे अब ऑटोमेटेड हुआ करेंगे। आपने सिर्फ एंड रिजल्ट को मॉनिटर करना है और डिसीजन मेकिंग करनी है क्या करना चाहिए। क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, कहता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और तो क्लाइमेट रिस्क ज्यादा है। यानी मौसम देखिए, जैसे पाकिस्तान का मौसम भी बदल रहा है। पहले सर्दी हुआ करती थी नवंबर के एंड पे, अब जनवरी के स्टार्ट के शुरू के 1-2 दिन में भी नहीं सर्दी, उसके बाद स्टार्ट होती है। कहते हैं इसकी वजह से जो हमारे क्लाइमेट रिलेटेड आईटी सिस्टम को क्लाइमेट से भी रिस्क है, आपको इसको भी कंसीडर करना है। ग्लोबल रेगुलेशंस, अब जैसे जैसे आईटी सिस्टम ग्रो किया है वैसे ही जो इलीगल एक्टिविटीज करने वाले हैं उन्होंने नए तरीके भी अपनाए हैं। ठीक है। जैसे पहले चोरी चिकारी वाला केस होता था, अब क्या करते हैं, अब आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को चोरी की जाती है। ठीक है। तो कहता है ग्लोबल रेगुलेशन। अब प्रॉब्लम क्या था, ग्लोबल रेगुलेशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि उम्मीद तौर पे हैकर जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल बैठा है सिंगापुर में और पाकिस्तान में हमारे बैंक अकाउंट को हैक करके उसने पेमेंट कर ली, इंटरनेशनल शॉपिंग कर ली। आप पाकिस्तान के कार्ड से इंटरनेशनल शॉपिंग कर सकते हैं, उसने शॉपिंग कर ली। अब मसला यह है कि उस हैकर को पाकिस्तान की पुलिस पकड़ेगी, पाकिस्तान का निजाम सिस्टम पकड़ेगा कि सिंगापुर का पकड़ेगा? ठीक है, क्योंकि हर कंट्री के रेगुलेशन डिफरेंट हो सकते हैं। और अगला सवाल यह है कि भैया उसके खिलाफ केस किधर चलेगा? मुजरिम किसी और कंट्री का है, जुर्म किसी और कंट्री में हुआ, फैक्ट्री किसी और कंट्री का है। तो यहां पे जब तक दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ इस मामले में कोऑर्डिनेशन नहीं करेगी ना, तो इस लूप होल का फायदा उस मुजरिम को पहुंच सकता है। इसीलिए आईटी में ग्लोबल रेगुलेशन की जरूरत है, ताकि कंट्रीज एक दूसरे के साथ खासतौर पर सिक्योरिटी वायलेशन हो तो कोऑपरेट कर सके। और फिर इसी तरह जो FATF क्या था, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, IMF है, इनका भी कंसर्न होता है कि जो पैसे हैं वो इंटरनेट जो हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये ना यूज कर लें, इनको ना फंडिंग हो रही हो। ये खासतौर पे 9/11 के बाद खास तौर पे ये इस साइड की तरफ इनकी खास नजर होती है। तो ये ग्लोबल रेगुलेशन जो है इनकी कंप्लायंस भी जरूर है। तो कह रहा है आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में मजीद ग्लोबल रेगुलेशन आपको नजर आएंगी। FATF ग्रे लिस्ट याद है ना, उसमें एक ये पॉइंट भी था, पाकिस्तान का साइबर सिस्टम जो है। फिर साइबर फिजिकल इंटीग्रेशन, कहता है अब आपका मकसद, अब आपने, ये वैसे पुराना कंसेप्ट है कि सिर्फ फिजिकल एसेट्स को सिक्योर नहीं करना, सिर्फ साइबर एसेट्स को सिक्योर नहीं करना, आपने क्या करना है, दोनों। डन जी, कुछ कुछ बात समझ आती है? चलिए, ये था हमारा सिक्योरिटी फीचर्स। 1 मिनट के लिए आपके पास टाइम है, खूब अच्छे तरीके से पढ़ भी ले और रेस्ट भी कर ले। 0 मीटर हो जाए, फिर इसके बाद हमारे पास टाइम है 10 मिनट है। हाँ 10 मिनट है, उसमें कोई छोटा मोटा कंसेप्ट जितना हो सका वो पढ़ लेते हैं। कम से कम हम ये तो लिख सके अपनी किताबों में कि आज चैप्टर 15 स्टार्ट कर दिया हमने।
ठीक है, तो आपके पास टाइम है। चलिए आप भी क्या याद करेंगे, आपका टाइम डबल कर देते हैं, 2 मिनट है आपके पास। नहीं ज्यादा खुश ना हो, जो समझे थे वो नहीं है, 2 मिनट है जी। पास कीजिएगा, हो गया। चलिए जी, उम्मीद है आपने रेस्ट कर लिया होगा। अब हम जो कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 15, और जो कंसेप्ट है वो है फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। गुड न्यूज आपके लिए ये है, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल एग्जांपल नहीं है जो आपको समझनी पड़े, वो याद करनी पड़े, नहीं, सिंपल कंसेप्ट है। मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो सेलेक्ट किया था कि आज आसानी के साथ आप उसको सीख लें। अगर ज्यादा मुश्किल होता तो मैं आज के लेक्चर में प्लान ना करता इसको। फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कहता है साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है आपने अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को, अपने डाटा को साइबर थ्रेट से, हैकर से, इंट्रूडर से प्रोटेक्ट करना है। साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्या करना है आपने, अपने सिस्टम को, डाटा को ऐसे प्रोटेक्ट करना है, सिंपल। साइबर सिक्योरिटी की एवोल्यूशन कहां से हुई भाई, जिस दिन इंटरनेट इजाद हुआ उस दिन साइबर सिक्योरिटी का आगाज हो गया। इंटरनेट इजाद बेसिकली गालमन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपना मैसेज अपने लोगों तक सिक्योरली कम्युनिकेट करने के लिए इजाद हुआ था। उस वक्त के टाइम के लिहाज से ये कोई जादू था कि इतनी दूर बंदा बैठा हुआ पैगाम भेज रहा है और किसी को नजर भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये इंटरनेट, जाहिर है जंगों में जो है ना वो इस तरह का जो सिक्योर्ड सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम होना जरूरी है। फिर उसके बाद इसका कमर्शियल यूज हुआ, डोमेस्टिक यूज हुआ। आज आपको पता है कि हर जगह पे शायद ही कोई ऐसा जगह हो जहां पे लोग रहते हैं और वहां पे इंटरनेट ना हो, ठीक है। तो कह रहे एवोल्यूशन साइबर सिक्योरिटी की, जैसे ही पीसी इजाद हुए, यानी इंटरनेट बिजनेस लेवल पे आया, डोमेस्टिक लेवल पे आया इंटरनेट का इस्तेमाल, उसके साथ ही फिर ये थ्रेट भी अराइज हो गया। खास तौर पे आज मोबाइल्स के जरिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से, क्योंकि जो डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, तो जितनी ज्यादा डिस्पर्स लोकेशन पे हमारी डिवाइसेस हैं, हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट उतने ही कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है। डिवाइसेस जितनी ज्यादा होंगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंट लोकेशंस पे होंगी, अटैकर के पास उतनी ही अपॉर्चुनिटीज होंगी सिस्टम में घुसने के लिए। तो कहते हैं खासतौर पे मोबाइल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह के जरिए से ये चूंकि डिवाइसेज यूज होती हैं सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, ये एक साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। ये मोर डाटा हैकर्स के लिए एंट्री पॉइंट्स हैं, ठीक है। और फिर क्लाउड और रिमोट एक्सेस की वजह से भी हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज या थ्रेट्स बढ़ गए, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी अब, पहले साइबर सिक्योरिटी सिर्फ आज से समझ लीजिए कि गालबन कोई 15 साल पहले तक, 15-20 साल पहले तक साइबर सिक्योरिटी का फोकस सिर्फ वो ऑफिस होता था जहां पे सिस्टम कंप्यूटर्स हैं। कहता है अब जो साइबर सिक्योरिटी वो सेंट्रलाइज्ड भी है और डिसेंट्रलाइज्ड भी। किस वजह से, एज टेक्नोलॉजी की वजह से, आपके मोबाइल डिवाइसेस की वजह से। ये हल्की फुल्की डिस्कशन उसने की। फिर कह रहा है इंपॉर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी, कह रहा है पहले देखे साइबर सिक्योरिटी क्यों अहम है। साइबर सिक्योरिटी इसलिए अहम है क्योंकि आज की दुनिया में हम टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं। हर पर्सन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, हम डिपेंडेंट है, हमारा सारा डाटा जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। हम अक्सर अब नोट्स बनाते हैं, वो हम टेक्नोलॉजी के जरिए से इस हेल्प लेते हैं, बनाते हैं। तो चूंकि टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस ज्यादा है, इसकी अहमियत हमारे लिए ज्यादा है, तो फिर इसको सिक्योर करना भी हमारे लिए अहम है। डन जी। दूसरा कंसेप्ट एडवांस थ्रेट एक्टर। इसका मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी हमारे लिए जानना इसलिए भी जरूरी है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना हमारे लिए पहली चीज किस लिए जरूरी है साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो चुके हैं। और किस लिए जरूरी है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को अगर यूज करें तो हमें पता होना चाहिए कि जो हैकर्स हैं वो भी हमारे डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए से हमारे सिस्टम को अटैक कर सकते हैं। तो जहां पे हमें यह पता है कि डाटा जो हम यूज कर रहे हैं हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है, हमारे लिए अहम है, वही भी हमें यह भी पता होना चाहिए कि उसको अटैक करने के लिए भी लोग कोशिशें कर रहे हैं। कैसे अटैक करते हैं, एआई के जरिए से, फिशिंग टेक्निक के जरिए से, रैंसमवेयर के जरिए से, ठीक है। और फिर डाटा एक्सप्लॉयटेशन क्या है, बाजुकात कुछ डाटा ज्यादा सेंस, ये तो एक जनरल बात बताई ना उसने कि एआई जो हैकर्स एआई के जरिए से, फिशिंग टेक्निक, रैंसमवेयर के जरिए से हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। खास तौर पे इन लोगों का फोकस क्या होता है भला, सेंसिटिव डाटा।
वो डाटा जिसको वो ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जैसे सबसे अहम डाटा, सेंसिटिव डाटा कौन सा है जो हैकर्स के लिए फेवरेट है, जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? फाइनेंशियल डाटा, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। और फिर क्लाउड और रिमोट वर्क के ऊपर भी रिलायंस बढ़ रही है हमारी। क्लाउड और रिमोट, आपने देखा रिसेंट ट्रेंड, जो इमर्जिंग ट्रेंड है वो क्या है? क्लाउड बेस्ड सिस्टम। वो क्या है? वर्क फ्रॉम होम टाइप पॉलिसीज। इनकी वजह से भी हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना जरूरी है। तो बताइए क्या समझते हैं? आप बताइए मुझे भैया, आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए साइबर सिक्योरिटी जानना क्यों जरूरी है? डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। और डिपेंडेंस है, ठीक है। हमारा स्टूडेंट जो पाकिस्तान का स्टूडेंट है वो नॉर्मली इतना टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट नहीं है अपनी स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में वो स्टार्ट से ही वो टेक्नोलॉजी को यूज करना सिखा देते हैं। एजुकेशन का उन्होंने कंपलसरी हिस्सा बना दिया टेक्नोलॉजी। चलिए, अहम है ये बात, हमें पता चल गई। भाई अगर नहीं करते तो क्या होगा? नहीं करते भाई, यहां पे क्या सीखा? साइबर सिक्योरिटी अहम है, हम इग्नोर कर देते हैं तो क्या होगा? तो क्या कहता है? नुकसान होंगे। नुकसान होंगे, क्या नुकसान होंगे? फाइनेंशियल लॉस, हैकर पैसे मांगेगा, रैंसमवेयर, आपका डाटा जो है वो डार्क वेब पे जाके बेच देगा। रेपुटेशन डैमेज, आपकी रेपुटेशन डाउन। लोग कहेंगे भैया इस बैंक अकाउंट नहीं खुलवाना, हर महीने अटैक होता है, ठीक है। कोई ट्रांजैक्शन जो है बैंक अकाउंट से पता चले आपको हजारों लाखों की शॉपिंग हो गई है। रेगुलेटरी पेनल्टी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या हाल है? चुप करके बैठा रहेगा अगर किसी बैंक ने सिस्टम अपना स्ट्रांग नहीं किया और अकाउंट होल्डर को नुकसान पहुंचा? नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखते स्टेट बैंक, हालांकि ऑलरेडी बेचारा वो नुकसान में होगा, हैकर रैंसमवेयर मांग रहे होंगे, उसे पैसे मांग रहे होंगे या डाटा उसका सेल कर रहे होंगे, लेकिन रेपुटेशन डैमेज भी है, स्टेट बैंक की तरफ से पेनल्टीज भी होंगी। तो भैया क्यों नहीं आपने अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट किया? तो उसका मतलब है सिस्टम को बनाने में 10 रुपए लगा देना बेहतर है, बाद में रैंसमवेयर की पेमेंट, पेनल्टीज की, रेपुटेशन डैमेज, वो रेपुटेशन को बिल्ड करते करते 100 रुपए लग जाएंगे। तो अभी का 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट की बाद के 100 रुपए के नुकसान से बेहतर है, ये सिखा रहा है आपको। और ऑपरेशनल डिसरप्शन भी हो सकती है। रैंसमवेयर है, उसने हमारा डाटा अगर एक्सेस करके हैक करके उसको इनक्रिप्ट कर दिया, आप ऑपरेशन तो नहीं कर सकेंगे अपने, दोबारा बैकअप करने में भी टाइम लगेगा, ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाएंगे। और खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर की एग्जांपल चल रही है, आपको पता है 1 घंटे के लिए भी अगर बैंक का सिस्टम डाउन हो जाए ना, लोगों की मिलियंस की पेमेंट जो है वो रुक जाते हैं। आखिरी दिन आई कैप की फीस की पेमेंट करनी है और आपको बैंक वाले की तरफ से मैसेज आ जाए, सर हमारा सिस्टम आज डाउन है, क्या हाल होगा आपका? तो ये क्या है? ऑपरेशनल डिसरप्शन। भाई कुछ को समझ आया? और फिर लास्ट में उसने कुछ फ्रेमवर्क बताया, साइबर सिक्योरिटी लॉज एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क पहले भी आप कई दफा पढ़ चुके हैं, भाई लिख रहे हैं, चले वो लिख लें, अच्छी बात है, लेकिन आपको जुबानी की आखिरी कंसेप्ट है ना इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का, हाँ, कि बहुत से रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं डाटा मेंटेनेंस के ऊपर, डाटा यूज के ऊपर, डाटा प्रोटेक्शन पे। वो रेगुलेशंस नेशनल लेवल की भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। इंटरनेशनल याद है वो क्या थी? वो GDPR क्या थी? हाँ जी। और नेशनल में क्या याद है? पीका, ठीक है, पीका एक्ट, इतना मशहूर। तो कंसेप्ट क्या सिखा रहा है? लोकल लेवल पे भी रेगुलेशंस है, नेशनल और इंटरनेशनल भी, साथ में कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। ये जो नाम है ना लॉज के, ये पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं रहते, आप तो याद कर लेते हैं ना, मेरे लिए जरूरी भी नहीं है। मेरे लिए कि पीका एक्ट क्या? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, यही है, सही है, चले तुक्का लग गया मेरा, ठीक है। लेकिन आपने तो पेपर देना है ना, तो इस तरह की टर्म्स आपके लिए याद करना वैसे एब्रीविएशन भी यूज कर लें तो ठीक है, उसने बुक में यूज किया, इसका मतलब आप भी कर सकते हैं, लेकिन एज स्टूडेंट आपको कंप्लीट फॉर्म भी पता होनी चाहिए। खासतौर पे SIEM की क्या थी? सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट, ये था। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी याद हो जाएगी, 1-2 सेशन में याद हो जाएंगे मुझे लगता है। चलिए भाई, कुछ समझ आया? आज हमने चैप्टर 14 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 कंप्लीट किया और चैप्टर 15 का जो बड़ा इजी स्मूथ है, ये स्मूथ है, मतलब इसमें मेरा नहीं ख्याल आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी कंसेप्ट समझने में, ऐसा ही है, क्लियर जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज।